हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 जिसका नाम है गति। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस पाठ में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इस पाठ में हमको गति की अवधारणा एवं गति के प्रकार के बारे में जानना है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है ये जानना है, चाल एवं वेग की परिभाषाएं जाननी है, इनका सूत्र जानना है और इनके मात्रक क्या होते हैं वो जानना है। साथ साथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे गति के ग्राफ और समय दूरी का जो ग्राफ बनता है वो, ठीक है, यानी गति में समय दूरी का जो ग्राफ बनता है वो हमको जानना है। तो इतनी चीजें हमको पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द आप देख रहे हैं गति, ठीक है, क्या देख रहे हैं? गति। अब गति क्या होती है? गति आपको पता है, गति हम किसे कहते हैं? कोई वस्तु जब चलती है उसे हम क्या कहते हैं? गति। जैसे कोई गाड़ी है वो चल रही है, ठीक है, तो गति। आप हैं, आप पैदल चल रहे हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? गति कहलाती है। लेकिन अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो गति क्या है? देखिए, मान लेते हैं कि आप अपने घर से 10 बजे स्कूल के लिए निकले, सुबह के 10 बजे यानी 10 AM पर अपने घर से निकले। अब आपने चलना शुरू किया 10:01 पे, मान लेते हैं 10:01 पे, ठीक है, 10:01 पे आप थोड़ा सा घर से निकले और घर के गेट के बाहर निकल आए, ठीक है, गेट के बाहर पहुंच गए। तो 10 बजे आप घर के अंदर थे, 10:01 पे आप घर के गेट के बाहर आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ? 1 मिनट के अंतराल पे आप घर से बाहर आ गए, ये हुआ ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा है, यानी पहले 10 बजा था, 10:01 हुआ। अब जैसे जैसे समय बदला उस तरह से समय के सापेक्ष आप अपनी अवस्था को यानी अपनी जगह को परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी जगह को परिवर्तित कर रहे हैं। तो गति का यही मतलब है कि समय के साथ साथ अगर कोई वस्तु अपनी जगह को परिवर्तित कर रही है तो उस वस्तु को हम गति में कहेंगे, तभी कहा जाएगा कि वो वस्तु गति में है। अब यहां पर देखिए, विराम तथा गति की अवस्था क्या होती है। अब यहां पर इस मेज की बात करें तो ये क्या है? विराम अवस्था में है। ये खिलाड़ी है, ये क्या है? ये गति की अवस्था में है क्योंकि ये फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे इस मेज की बात करें, ये क्या है? ये विराम की अवस्था में है। ये भी विराम की अवस्था में है, ये भी विराम की अवस्था में है। ये झूला गति की अवस्था में है, पंखा गति की अवस्था में है, गाड़ी चल रही है, ये भी गाड़ी चल रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये सब क्या है? गति की अवस्था में है, ठीक है। तो यहां से हम क्या सीखते हैं? देखिए, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। ये सुबह के 10 बजे भी यहीं रखा था और 10:01 पर भी यहीं रखा है, 10:30 पर भी यहीं रखा है ये रिंच, ये लोटा। तो इसका मतलब ये विराम अवस्था में है, यानी स्थिर है। स्थिर कह सकते हैं, समय के सापेक्ष अगर स्थिर है तो वो विरामावस्था में है। वहीं अगर बात करें समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है अगर, तो वस्तु क्या है? उस वस्तु को हम कहेंगे कि वो गतिशील अवस्था में है। यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आप अपनी जगह से अगर खिसक रहे हैं तो आप गतिशील अवस्था में हैं, ठीक है। चाहे धीमे खिसके तेज खिसके वो अलग बात है, बस जगह बदलनी चाहिए। अब आते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, यहां पे गति के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। क्या है? सरल रेखीय गति। अब देखिए, जैसे ये गाड़ियां चल रही हैं तो ये क्या है? एक सीध में चल रही हैं, तो इसका मतलब एक रेखा में चल रही हैं और सीधी रेखा में चल रही हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। ऐसे ही जब ये जो सिपाही हैं आप देख रहे हैं, सिपाही क्या कर रहे हैं? मार्च पास्ट कर रहे हैं, तो ये एक सीधी रेखा में कर रहे हैं, तो सीधी रेखा में कर रहे हैं, इसलिए क्या है? सरल रेखीय गति, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है।
कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है? देखिए वृत्तीय गति में क्या होता है ना, जो पिंड है, पिंड का मतलब जो वस्तु है, वो एक केंद्र से एक निश्चित दूरी पर क्या होता है, घूमती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, एक धागे में एक पत्थर बांधा होगा, आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा, और उसको अपनी उंगली से पकड़कर आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या हुआ, ये जो घुमाना हुआ, ये जो पत्थर हम घुमा रहे हैं, ये क्या है, ये वृत्तीय गति कर रहा है। ये हमारी हाथ के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए हमारे सूरज की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है, तो हमारी पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, ये क्या है, ये भी एक तरह की वृत्तीय गति है। ठीक है, तो ऐसी गति जो किसी केंद्र से किसी निश्चित दूरी से चारों ओर घूमती हो, उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति यहां पर आप जान गए। उदाहरण के लिए पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, वो भी एक क्या है, एक तरह का वृत्तीय गति है। और उदाहरण की बात करें अगर हम, तो आप देखेंगे जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, ये भी वृत्तीय गति है। घड़ी की सुइयां गति करती हैं, कोल्हू चलते हुए बैल, ये सब क्या है, ये वृत्तीय गति है। अब आते हैं घूर्णन गति। घूर्णन क्या होती है? अभी तक आपने देखा कि जो वस्तु है, अभी तो वस्तु वृत्तीय गति में क्या था, वस्तु केंद्र के चारों ओर घूम रहा था। लेकिन घूर्णन गति में क्या होता है कि जो वस्तु है वो अपनी केंद्र पर ही घूमता है। वो जो केंद्र है वो एक निश्चित जगह पर ही ऐसे घूमता है, जैसे एक लट्टू जैसे नाचता है ना, लट्टू हो गया, या फिर ये जो कुम्हार जो चक्का चलाता है जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये सब क्या है, ये घूर्णन गति के उदाहरण है। ठीक है, तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति में वस्तु जो है वो एक निश्चित बिंदु पर ही घूमती है। जैसे कहा जाए तो लट्टू यहाँ पे दिया ही गया है, और ये जो कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसका जो बर्तन बनाने वाला चाक होता है, ये जो गोला चक्कर होता है, ये भी क्या करता है, घूर्णन गति करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आते हैं अगली है हमारी आवर्ती गति, आवर्ती गति। आवृत्ति नहीं कहेंगे, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है? देखिए कोई गति जब बार बार दोहराई जाए, तो उसे हम कहेंगे आवर्ती गति। सीधा बहुत सस्ता और बहुत अच्छा सा उदाहरण है, हमारे घर में जो घड़ियां होती हैं वो आप देखेंगे, ये सेकंड वाली सुई अभी 7 पे है, ये अभी घूमते 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 फिर से आ जाएगी 7 पे, फिर घूमते 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 फिर से 7 पे आ जाएगी। तो ऐसी गति जो बार बार होती रहे उसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारी घूमती है, वो भी आवर्ती गति है, क्योंकि वो पृथ्वी हमेशा घूमती है। तभी तो ये जो ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब जो होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, चलिए तो ये उदाहरण हो गया आवर्ती गति का। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्या है, दोलन गति या कंपन गति। ठीक है, दोलन या कंपन गति। तो इसके बारे में देखिए दोलन गति में क्या होता है, कोई वस्तु होती है, जब कोई वस्तु अपने आगे पीछे गति करे, कोई वस्तु हो और वो सरल रेखा में गति करती है आगे पीछे अपने दोनों तरफ। ठीक है, सरल रेखा में ही ना, देखिए यहाँ पे थी तो सीधी लाइन यहाँ पे थी, और सीधी लाइन में ही यहाँ गई, और सीधी लाइन में यहाँ आ गई। तो ऐसी गति को हम कहते हैं दोलन गति। ठीक है, इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक है, अभी कंपन गति भी इसी को ही कहते हैं। अब जैसे देखिए आप झूला झूलते हैं, आपने झूला भी झूला होगा, तो ये जो झूला होता है क्या होता है, एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा। ऐसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग क्या होती है, नीचे जाती है ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दोलन गति में आते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है। जैसे चलती हुई साइकिल है, उसके पहिए में घूर्णन गति भी होती है, और साथ साथ साइकिल क्या करती है, वो रेखीय गति भी करती है।
पहिया क्या करता है, पहिया घूर्णन गति भी करता है, लेकिन घूर्णन गति के साथ साथ साइकिल आगे बढ़ती है तो वो क्या करती है, रेखीय गति भी करती है। ऐसे ही दोलन गति जो होती है या कंपन गति आवर्ती गति की ही एक विशेष अवस्थाएं हैं जो आवर्ती गति। अब देखिए दोलन क्या है, एक बार ये झूला जब आप झूलना शुरू करते हैं तो कुछ देर तक ये आगे पीछे ऐसे चलता रहता है, यानी इसके अंदर आवर्ती गति का भी गुण होता है या विशेषता होती है। तो ये इतने प्रकार की आपने गतियां यहां पर देखी। अब आते हैं दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। ठीक है, दूरी या नहीं कहेंगे, दूरी अलग होती है, विस्थापन अलग होता है। दूरी तथा विस्थापन क्या होती है ये जानते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। दूरी तथा विस्थापन, सबसे पहले आते हैं दूरी पर। देखिए मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है, और ये सी है। अब ये रास्ता जो है ए से बी है और बी से फिर सी पर आने का रास्ता है, ठीक है, यही रास्ता है। ऐसे ही सी, अगर किसी को सी बिंदु पे जाना है तो वो पहले बी पे जाएगा तब सी पे आएगा। अब मान लीजिए आपसे ये ए से बी की दूरी हो गई 2 किलोमीटर और बी से सी की दूरी हो गई 1 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर और 1 किलोमीटर ये हो गई। अब कहा जाए कि आप जाना चाहते हैं सी बिंदु पे, यानी आपको सी बिंदु पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले बी पे जाएंगे और बी से सी पे आएंगे। तो टोटल कितना चले, ए से बी गए तो 2 किलोमीटर और बी से फिर सी पे आए तो 1 किलोमीटर, टोटल हमने चला कितना, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर आया है, ये क्या है, 3 किलोमीटर जो आया है इसको हम कहेंगे दूरी, ठीक है, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दूरी। लेकिन अगर अब कहा जाए विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होता है, देखिए विस्थापन होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं। और किसी दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होती है, एक सीधी रेखा। तो ए से सी को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये एक सीधी रेखा हो गई। अब ये सीधी रेखा इस दूरी के, इसका देखिए एक नियम है, या तो ये सीधी रेखा जितनी टोटल दूरी है उसके बराबर होगी या तो उससे, ये जो दूरी है उसके बराबर होगी या तो उससे कम ही होगी। विस्थापन जो होता, देखिए दूरी क्या है, दूरी जो है आपकी, दूरी जो है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के, ठीक है, क्या होगी, दूरी हमेशा कभी भी दूरी हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के। तो अब मान लीजिए ये दूरी है, ये दूरी क्या होगी, 3 से तो कम ही होगी। ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर से कम होगी, तो इसका मतलब दूरी से कम है, ठीक है। तो इसी दूरी को विस्थापन अगर पूछा जाए तो ए, इस दूरी को निकाल लेंगे, यही दूरी हमारी विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर आगे देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बी है और एक डी है। अब कोई कहता है कि आपको डी तक जाना है, डी तक जाना है अगर, तो रास्ता तो आपके पास यही है, ठीक है, ये रास्ता है, ये रास्ता है आपके पास, तो जाना तो आपको ऐसे पड़ेगा। तो पहले ए से बी जाएंगे और बी से डी आएंगे, तो ये टोटल दूरी हो गई हमारी, ठीक है, ये जितने किलोमीटर भी या मीटर हम चलेंगे ये दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो ए से डी तक की जो सीधी रेखा होगी वही विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। देखिए दूरी का मान जो होता है वो हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, ऊपर बता दी। दूसरा है यदि दूरी शून्य है, दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए दूरी शून्य होने का मतलब कि वो इंसान जो है ना, या तो अपनी जगह से हिला नहीं, ठीक है, देखिए या तो अपनी जगह से हिला नहीं,
विस्थापन एक कंडीशन में होता है। विस्थापन का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप चले हैं, जहाँ से चले हैं, अगर वहीं पे वापस घूम के पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, विस्थापन शून्य कहा जाएगा। लेकिन दूरी वहां पे चली गई मानी जाती है। दूरी तो मानी ही जाएगी लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर दूरी ही शून्य है, यानी वस्तु, दूरी शून्य का मतलब वस्तु चली ही नहीं। दूरी शून्य होने का मतलब होता है वस्तु अपनी जगह से हिली नहीं, और जब वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं तो विस्थापन तो अपने आप शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर वस्तु अपनी जगह से खिसक के यहां तक पहुंची है, ठीक है, तो दूरी भी है और विस्थापन भी है। लेकिन अगर यही वस्तु वापस आके इस जगह पे आ गई, वापस अपनी पूर्व जगह पे आ गई, तो दूरी तो इसके अंदर मौजूद है लेकिन वस्तु अपने जगह पे, इनिशियल पॉइंट पे, प्रारंभिक जगह पे आ गई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। इसीलिए ये कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूरी शून्य हो सकती है, कहा गया है अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा, परंतु अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, देखिए शून्य कब होगी, विस्थापन और दूरी शून्य कब होगी, दूरी जब शून्य है तो इसका मतलब वस्तु अपनी जगह से हिली नहीं, और जब वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, अगला है हमारा, दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जो हमारी दूरी है इसको हम स्केलर कहते हैं। अब देखिए चाल तथा वेग, अब चाल और वेग कैसे आएगा। अब दूरी और विस्थापन अगर आप समझ गए हैं तो चाल और वेग कैसे निकालेंगे ये आप समझ जाएंगे। यहाँ पर चाल और वेग का, चाल बराबर आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, ये होता है चाल बराबर। लेकिन अब यहीं पे वेग की बात करें, वेग कैसे आएगा, तो वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पे इकाई की बात कर लेते हैं। दूरी हम मीटर में नापते हैं और समय हम मापते हैं सेकंड में। विस्थापन को भी हम मीटर में मापते हैं और समय को मापते हैं सेकंड में। तो दोनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है, एक ही होती है, मीटर पर सेकंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड यही इकाई होती है, यानी मात्रक होता है चाल का, और यही मात्रक होता है हमारा किसका, देखिए ये ही मात्रक है चाल का और यही मात्रक होता है किसका, वेग का। तो मात्रक सेम होते हैं लेकिन फॉर्मूले में अंतर होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वहीं वेग बराबर हमारा विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप चाल और वेग भी समझ गए। देखिए सेम वही चीज़ फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये फार्मूला मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए चाल का मान हमेशा वेग के बराबर या अधिक हो सकता है। ऊपर ही हमने ये बात चर्चा कर ली है, जो चाल है वो या तो वेग से अधिक होगा या तो वेग के बराबर होगा। ठीक है, चाल क्या होगा, वेग से अधिक होगा या बराबर होगा, लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। चाल का मान कभी वेग से कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, यदि चाल शून्य है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, चाल अगर शून्य है तो वेग निश्चित शून्य है। जैसे कि अब हमने ऊपर क्या बात की, दूरी अगर शून्य है तो वेग निश्चित शून्य है। ठीक है, यही तो हमने बात की। लेकिन यदि वेग शून्य है तो चाल शून्य या अशून्य दोनों हो सकती है, शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाहनों के
गतिमापक यंत्र में दिखाई गई चाल होती है औसत चाल, यानी जो वाहन होते हैं, गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल, गाड़ी या कार या बस ट्रक जो भी है, उसमें जो स्पीड दिखाई जाती है ना वो औसत चाल होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड जिसको बोलते हैं। औसत चाल क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। जितनी दूरी आपने तय की है बटा उस दूरी को तय करने में जितना भी समय आपको लगा है उससे भाग कर दीजिए, वही आपका औसत चाल कहलाएगा। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। कारण क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, परंतु वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसीलिए वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। चाल में जो दूरी होती है, दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए चाल में जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल, कार, उसमें जो लगा होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? चाल मापी यंत्र होता है। जो चाल मापी यंत्र होता है ये क्या करता है? सीधे ही हमको जो स्पीड होती है गाड़ी की, चाल जो होती है, वो तुरंत का तुरंत हमको बता देता है। गाड़ी में एक और मीटर होता है, पथगामी जिसको बोलते हैं या ओडोमीटर कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमको बताता है कि गाड़ी कितनी दूर चली है। ठीक है, चलो आते हैं अब ग्राफ पर। ठीक है, ग्राफ देखिए, ग्राफ यहाँ पे बताया गया है समय और दूरी का ग्राफ। ठीक है, जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा समय और दूरी का ग्राफ। जैसे यहाँ पर एक चार्ट देखिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है समय और यहाँ पे लिखा है किलोमीटर। जब 0 सेकंड समय था, सॉरी मिनट, समय जो दिया है वो मिनट में दिया है, ये आप देखिए, और दूरी किलोमीटर में दी गई है, ध्यान से। ठीक है, जब 0 मिनट था तो गाड़ी कहाँ थी? खड़ी थी। ठीक है, 0 जगह पे खड़ी, जहां खड़ी थी वहीं पे खड़ी रह गई गाड़ी। लेकिन जब 2 मिनट हुआ समय तो गाड़ी 1 किलोमीटर चल चुकी। जब 4 मिनट हुआ तो गाड़ी 2 किलोमीटर चल चुकी। ऐसे ही 6 मिनट हुआ तो गाड़ी 3 किलोमीटर, 8 मिनट हुआ तो गाड़ी 4 किलोमीटर, और 10 मिनट हुआ तो गाड़ी 5 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, ये ग्राफ हमको दिया है। अब इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखिए ग्राफ, ये ग्राफ, आप बस यहाँ ग्राफ ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो एक एक खाने हैं ना, ये जो एक खाना है, ये क्या दिखा रहा है? ये समय दिखा रहा है। यानी ये एक खाना 2 मिनट दिखा रहा है। हर एक खाने की जो समय है वो 2 मिनट है। यहाँ से 2 मिनट ये भी है, 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 2-2 मिनट का गैप है। ऐसे ही दूरी की बात करें तो 0 और 1, यानी इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, फिर इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यहाँ भी 1 किलोमीटर है, यहाँ भी 1 किलोमीटर है, यहाँ भी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ है ये तैयार है। अब हमको पहले कहा गया है कि जब समय 0 था, 0 मिनट था, तो वस्तु 0 पे थी, तो वस्तु यहीं पे थी, पहली कंडीशन में 0-0 वाले कंडीशन में यहाँ पे थी। लेकिन जब समय 2 हुआ, 2 मिनट हुआ, तो वस्तु 1 किलोमीटर चल गई, तो यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे ऐसे हम मिल गए। ठीक, वस्तु जब 4 मिनट हुआ तो वस्तु कहाँ पहुँच गई? 2 किलोमीटर पे पहुँच गई, तो यहाँ पे हम बिंदु लगा लेंगे। ये दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी वहीं पे हम बिंदु लगा लेंगे। ये बिंदु 1 हो गया हमारा। इसके बाद जब 6 था, समय 6 मिनट हो गया, तो कहाँ पहुँच गया? 3 किलोमीटर पे पहुँच गया। तो जब 3 किलोमीटर पहुँच गया तो आप देखिए इसको मिला देंगे। देखिए लाइन टेढ़ी हो गई है, बट आप पटरी से खींचेंगे तो सीधा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 8 मिनट पे और 10 मिनट पे आप देखेंगे तो 10 पे 5 पहुंचा था, और 8 पे हमारा जब 8 मिनट था तो 4 किलोमीटर पे पहुंचा था। ठीक है, तो आप देखेंगे जब इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, आपने देखा कि एक सीधी रेखा बन गई। ठीक है, यानी वस्तु एक समान गति से चल रही है। इसका मतलब क्या है? वस्तु एक समान गति से चल रही है, इसीलिए ये जो ग्राफ बना है ये एक सीधी रेखा में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखेंगे एक चीज और। क्या देखेंगे? आप यहां देख रहे हैं कि इस समय और दूरी का ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ में इसके पहले वाला जो हमने देखा था उसमें कुछ रेखा इस तरह से बनी थी,
तो इसका मतलब था कि वस्तु समय के सापेक्ष गतिमान है और समान गति से चल रही है। लेकिन यहाँ पे रेखा तो ऐसी बन रही है, क्या कारण है? कारण ये है कि इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु चल नहीं रही है। समय तो बढ़ रहा है, आप देखेंगे समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु वहीं रह गई, ठीक है, वस्तु आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, वस्तु विरामावस्था में है, लेकिन इस वाली स्थिति में क्या है, वस्तु गतिशील अवस्था में है। ठीक है, चलिए, तो इस पाठ में हमने चीज़ों को पढ़ लिया है। अब एक बार हमने क्या सीखा इस पाठ में, रिवाइज कर लेते हैं। विराम अवस्था में समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है। गतिशील अवस्था में समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती है। गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, दोलन गति या कंपन गति। रास्ते की कुल लंबाई दूरी तथा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यही परिभाषा हो गई आपकी। रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं और किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यहां पर आप देख रहे हैं चाल और वेग का मात्रक मैंने पहले ही बताया कि मीटर पर सेकंड होता है। मीटर को m लिखते हैं और सेकंड को s लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। समय दूरी ग्राफ में विराम अवस्था वाली वस्तु का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है। समय अक्ष यानी x अक्ष, यानी यहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं समय वाला अक्ष। ठीक है, और दूसरा होता है y अक्ष जो होता है दूरी। ठीक है, दूरी हम इस वाली लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा में होती है, यानी इस तरह से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से आपके जो हैं अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। कोशिश करिएगा इनको हल करने की, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं यहाँ पर, उस हिसाब से अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सारे प्रश्न आप बहुत आराम से, ये सारे प्रश्न आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, अगर उसमें फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी दुविधाएं होंगी वो सारी दुविधाएं मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी आपको। अगर ऐसी ही जानकारी आपको पसंद आती है, ऐसे ही आप अपने क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।